नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज एक प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न हम लोग पूछेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, उस पर बेस्ड 7-8 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये 7-8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से प्रश्न जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे या जिसने किया होगा उसे ये आइडिया होगा कि हाँ, इससे प्रश्न पूछे गए हैं और हमेशा जो है रिपीटेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न शुरू करता हूं। पहला है कि संथाल विद्रोह का वर्ष बताना है कि कब हुआ है, और 4 भाई हैं इसमें। ठीक है, उनका भी नाम आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि मुंडा विद्रोह का क्षेत्र क्या था, कहाँ पर मुंडा विद्रोह हुआ, उनके प्रमुख नेता क्या थे, और मुंडा विद्रोह का एक अन्य नाम भी जो है लिया जाता है, बताया जाता है, उसका भी नाम आपको बताना है। ठीक है, फिर आपको तीसरा प्रश्न जो है वो है कि नरबली किस जनजाति की विशेषता थी, मतलब ऐसी कौन सी जाति थी जो कि नरबली पर बैन लगने के कारण विद्रोह कर दी थी, तो जाति का नाम बताना है। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ और कब हुआ। देखिए, मोपला या मप्पिला 2 नाम से विद्रोह मिलता है, तो मैं 1800 वाला नहीं पूछ रहा हूँ, बस इतना याद रखना। वो 1836 के आसपास भी आपको एक तो दिखाई देगा, वो वाला नहीं पूछ रहा हूँ, 19 के बाद वाला कुछ पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ हुआ तथा कब हुआ। ठीक है, भगत जवाहर मल किसी आंदोलन से संबंधित है, नेता है उसके, तो बताना है कि किस आंदोलन से संबंधित ये नेता है। फिर आपको बताना है कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित कोई नेता है जो कि नॉर्थ ईस्ट का नेता है। ठीक है, तो उनका भी नाम आपको बताना है। फिर जिया तरंग आंदोलन में शामिल महिला कौन सी हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो ये कुछ प्रश्न है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, करम शाह जो है वो किस क्षेत्र के आंदोलन से संबंधित थे। तो ये कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हो चुका है हम लोग का। 8वां मैंने ये पूछ दिया, करम शाह वाला। देखता हूँ कि 8 में से कितने लोग आंसर करते हो, क्योंकि पिछली बार जब मैंने प्रश्न पूछा तो टोटल मुझे लगता है कि 2 लोगों ने आंसर किया था, और ये दिखाता है कि वो 2 ही लोग हैं। टोटल 1500, 2000, 2500 जो व्यूज़ जा रहे हैं उस पर केवल 2 बच्चे हैं जो 1500 लोगों में सीरियस ज़्यादा हैं। ठीक है, देखिए, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने रिपीटेटिव टाइम्स जो है मेंस दिया होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन 10, 15, 20 लोगों को और छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बाकी जो 1500 व्यूज़ आते हैं ना, उसमें से जो 1470 व्यूज़ हैं या 1480 व्यूज़ हैं वो सीरियस नहीं है। वो केवल लेक्चर देख रहे हैं, आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं, कल को किसी और का लेक्चर देख रहे हैं, फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कमेंट पढ़ के। ठीक है, कि उनको चिढ़ा दिया। ये ट्रोलिंग वाला जो चल रहा है ना इस देश में, सच बता रहा हूँ, समोसा बेचने में ही लोगों को मज़ा आ रहा है। ये अच्छी बात है कि चलो ठीक है, समोसा बेचो, अच्छा लग रहा है। तो समोसा बेचने वाली जो लोग हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग सीरियस हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, जो लोग आलस के कारण नहीं मैसेज कर रहे हैं तो उन्हें मैसेज करना चाहिए। एक का आंसर करो, 8 का नहीं करना। एक का आंसर करो जो आपको सबसे बेटर लगता है, बट आंसर जरूर करिए, पार्टिसिपेट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में शिक्षा आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज का पहला है शिक्षा आयोग, तो उसमें कुछ चुनिंदा शिक्षा आयोग हैं जो यदा कदा पूछता रहता है, मतलब 2 वर्ष में एक बार पूछ लिया, 3 वर्ष में एक बार पूछ लिया, पूछता रहता है। और जब पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मेंस में भी आप देखोगे तो शिक्षा आयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री में भी 2 वर्ष पर एक बार तो पूछ ही लिया जाते हैं। तो आयोग है और यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है उसका। ये हैंड रिटन मैंने पहले ही बना दिया है, जैसा मैं जिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो जो आयोग इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं टिक कर दूंगा, बाकी बस सुन लीजिएगा। जैसे है जेम्स थॉमसन प्लान, 1443 में आता है ये। वुड का डिस्पैच आता है 1843 में आता है पहला वाला, जेम्स थॉमसन प्लान। वुड का डिस्पैच या वुड्स डिस्पैच जिसको बोलते हैं वो आता है 1854 में। तो ईयर इंपॉर्टेंट है, और ये वुड्स डिस्पैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग आता है 1882 में, 82-83 में आ रहा है, लेकिन आपको 1882 ही देखने को मिलेगा ऑप्शन में। रैले आयोग आता है 1902 में। सैडलर आता है 1917 में। हार्टोंग समिति आती है 1929 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। वर्धा आता है आपका 1937 में। ठीक है, कोठारी आता है 1964 में, और राधा कृष्णन आयोग आता है 1948-49 में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट था उस पर मैंने टिक कर दिया है। केवल ये टेबल याद करना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं आपकी। ठीक है, इंग्लैंड के तर्ज पर 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, या फिर जैसे यहाँ पर
महाभारत का इंग्लिश अनुवाद किया जा रहा है, या फिर संस्कृत व्याकरण की बुक लिखी जा रही है, एशियाटिक सोसाइटी बनाई जा रही है। तो ऐसे और भी बहुत काम हो रहे हैं, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब भी हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं या शिक्षा आयोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए नोट्स आपको दोनों में दिखाई दे रहा होगा। तो मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी कंफर्टेबल समझते हैं, खासकर हिस्ट्री को लेकर के। मैं खुद भी फील करता हूँ कि हिस्ट्री जो है वो हिंदी में ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज इसमें बार नहीं होता है क्योंकि आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर कहानी या कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। नोट्स क्या कहता है कि 1780 में वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता में मदरसे की स्थापना करता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय में किस वर्ष हुई। तो 1780 में हुई, जबकि वो शासन कर रहा था, 73 से स्टार्ट किया था शासन करना, ठीक है। तो इसमें जो पहले मौलवी जी थे, ये इनको नाजिन लिखा हुआ है, उनका नाम था मोइनुद्दीन। यदा कदा पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें फ़ारसी, अरबी, मुस्लिम बहुत सारे कानून पढ़ाए जाते थे। क्यों पढ़ाए जाते थे? क्योंकि इन लोग को एज ए इंटरप्रेटर रखा जाता था, द्विभाषीय के रूप में रखा जाता था कि इंग्लिश को फ़ारसी में कन्वर्ट कर दें या अरबी में, या कुछ मुस्लिम कानून्स को अगर इंटरप्रेट करना है तो ये इंग्लिश में बता दें। तो इस तरह से द्विभाषीय इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर, जो भी आप जानते हो, जैसे कभी प्रधानमंत्री अगर रशिया जाते हैं तो रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं, वो रशियन लैंग्वेज में ही बोलते हैं, फिर उसको हिंदी में वहाँ का जो इंटरप्रेटर है या ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट करता है। फिर हिंदी में सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में बोलते हैं और भारत की ओर से जो इंटरप्रेटर है वो उसको रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग रखे जाते थे, इसकी ज़रूरत पड़ती थी कानूनों को समझने के लिए। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट है जोनाथन डंकन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। तो जोनाथन डंकन जो है ये प्रयत्न करते हैं और बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला जाता है, ठीक है। चलिए, जिसका वर्तमान नाम है संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि हिंदू के धर्म जो है, हिंदुओं के धर्म है, साहित्य है, उनका कानून है, इस सब का अध्ययन करना, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स अब कहीं ना कहीं ये जान रहे थे कि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय शास्त्र हैं, उनसे इन्फ्लुएंस तो वो होते ही होते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। फिर पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता एक व्यक्ति लेते हैं, क्या नाम होता है उनका? माइकल मधुसूदन दत्त। तो बेसिकली वो मधुसूदन दत्त है, ठीक है, माइकल लगा करके कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक। तो याद रख लीजिएगा, मधुसूदन दत्त वो व्यक्ति हैं जो कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्यता लेते हैं। फिर वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही एक व्यक्ति आता है जिनका नाम है चार्ल्स विल्किंस। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है चार्ल्स विल्किंस के ऊपर। क्या प्रश्न पूछता है? एक सेकेंड, क्या प्रश्न पूछता है दोस्तों? तो सीधे पूछता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका अनुवाद अंग्रेजी में कौन करता है? तो उसका नाम है चार्ल्स विल्किंस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल कि श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया। विल्किंस क्या करता है कि फारसी और बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई अक्षरों का भी आविष्कार करता है। ढलाई अक्षर मतलब इसे उस पर इम्बोजिंग रहती है, मतलब वो चीज़ें उभरी हुई रहती हैं, ठीक है, तो उसको ढलाई अक्षर बोल रहा है, उसका भी आविष्कार करता है। ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संस्कृत व्याकरण की बात आती है कि एक व्यक्ति है, हॉल हेड नाम है, 1778 ईस्वी में। ईयर भी याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। 1778 ईस्वी में किसके टाइम, किस गवर्नर जनरल का टाइम चल रहा है? तो वॉरेन हेस्टिंग का टाइम चल रहा है, जहाँ पर हॉल हेड एक व्यक्ति हैं जो कि संस्कृत व्याकरण प्रकाशित करते हैं, ठीक है। फिर सर विलियम जॉन वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के ये न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, सर विलियम, ठीक है। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और यही इसके सभापति नियुक्त होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब इस्टेब्लिश होता है? तो 1784 में इस्टेब्लिश होता है। सर विलियम जोन्स जो है इसके मतलब पहले सभापति भी नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी, दोनों चीज़ें ऐड करके किसके समय में चल रहा है? तो 1784 की बात है, आपका वॉरेन हेस्टिंग का टाइम चल रहा है। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। तो एशियाटिक रिसर्चेज के माध्यम से भारत का जो भी पास्ट है उसको जो है सामने लाने का प्रयास किया था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है विलियम जोन्स से ही रिलेटेड कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, उनका महाकाव्य है, तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया 1789 में? तो वो भी काम विलियम जोन्स ही कर रहे हैं।
और इसके टोटल 5 संस्करण मतलब 5 एडिशंस प्रकाशित करते हैं। मतलब पहले में शायद थोड़ी त्रुटि रही हो या पूरी चीज़ें एग्जैक्टली उस तरह से ना रही हो, कुछ ऐड ऑन करके दूसरा संस्करण आता है, फिर धीरे धीरे 5 संस्करण टोटल प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि संस्करण में आपके जो है चीज़ें चेंज हो, बट यूजुअली अगर स्टैंडर्ड चीज़ें देखोगे तो संस्करण में चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाती हैं। आता है 1854। तो 1854 में आपका वुड डिस्पैच आ रहा है, जिसको ये बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले ये बता रहे हैं हंटर आयोग। तो वुड डिस्पैच मतलब 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है और उसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में W हंटर है एक व्यक्ति। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में हंटर आयोग आता है। और हंटर आयोग किससे रिलेटेड है? तो प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एजुकेशन जो होता है, प्राइमरी एजुकेशन, उससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ याद रखना है कि हंटर आयोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ष आया, तो 1882 में आया। किससे रिलेटेड है? तो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है 8 नवंबर को। ये भी पूछता है कि रंगपुर नेशनल स्कूल जो कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, वो कब स्थापित किया गया था? तो 8 नवंबर सन 1905 में स्थापित किया गया था। और 16 नवंबर 1905 में एक और सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। कैसी कैसी एजुकेशन देना चाह रहे हैं? तो ये आपका लिटरेली देना चाह रहे हैं, लिटरेचर वाली देना चाह रहे हैं, फिर वैज्ञानिक देना चाह रहे हैं यानी कि साइंटिफिक देना चाह रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकल भी देना चाह रहे हैं। इस सब के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का फैसला होता है स्थापित करने का। और शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना हो जाती है 15 अगस्त सन 1906 को। ठीक है, तो 15 अगस्त याद करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत समस्या होगी, बस 1906 याद रखिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो जा रही है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना हो जा रही है। ठीक है, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें हमने ये देखा था कि पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है आवंटित किए गए थे कि शिक्षा का प्रसार करेंगे। तो 1 लाख रुपए का खर्च के बाद चल रही थी 1813 के चार्टर एक्ट में। देखिए, जो भी ये फैक्ट बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा रैंडम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को क्रम से एक बार ये मैं फुल्ली रिवाइज भी करा दूंगा आपको। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो। ठीक है, फिर सैडलर आयोग आता है। सैडलर आयोग कब आता है? सैडलर आयोग आता है 1917 में। तो सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग की स्थापना की है। डॉक्टर M.E. सैडलर, डायरेक्टली सैडलर याद करो, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, मतलब कुलाधिपति नहीं है, उपकुलपति हैं, और इसके अध्यक्ष नियुक्त होते हैं सैडलर जी। ठीक है, जो सैडलर आयोग आता है, यह आयोग में 2 भारतीय सदस्य हैं। नाम पूछता है आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, तो सैडलर आयोग आया कब? तो 1917 में आया। 2 भारतीय सदस्य कौन है? तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद हैं। जो डॉक्टर सैडलर हैं वो कहाँ के उपकुलपति हैं? तो ये लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति, जो कि अध्यक्ष बनते हैं सैडलर आयोग के। इस रिपोर्ट को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया इस आयोग को, कि मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय के ऊपर, वहाँ जो शिक्षा चल रही है उसके ऊपर आप अपना थोड़ा सा रिपोर्ट दीजिए। तो आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो यानी कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा की सुधार को लेकर के सैडलर आयोग आया है, लेकिन जोर किस पर दे रहा है? तो जोर दे रहा है ये माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग आ रहा है। और सुझाव क्या था? कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार करिए, तभी आपका विश्वविद्यालय शिक्षा सुधरेगी। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। तो एक विधि सदस्य होगा, ऐसा कहा गया 1833 के चार्टर एक्ट में। 1835 में ये विधि सदस्य बन करके आते हैं। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले क्या करते हैं? इंग्लिश का फेवर करते हैं और इंग्लिश के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि यूरोप की एक लाइब्रेरी, अरब और भारतीय साहित्य की जितनी लाइब्रेरी हैं, जितनी टेक्स्ट हैं, उस सब पर भारी पड़ेगी। इस तरह का कुछ बड़ी बड़ी बात करते हैं। बहरहाल इनके रिकमेंडेशन से इंग्लिश एज ए यूनिवर्सिटी लैंग्वेज या हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश जो है वो सेलेक्ट कर ली जाती है। इसीलिए आज भी आप देखोगे कि जो भी मेडिकल की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, उसमें इंग्लिश ही चलती है, क्योंकि वो पैटर्न जो है पिछले 200-250 सालों से चला आ रहा है। ठीक है, तो विधि सदस्य जो है लॉर्ड मैकाले लोक शिक्षा समिति का सदस्य बनता है विलियम बेंटिक के समय में, और अंग्रेजी शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन देता है। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत आता है। अब अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। होती क्या है कि ऊपर के ग्रुप को
खूब ज़्यादा शिक्षित कर दो, यानी कि जो उच्च वर्ग है उसको खूब ज़्यादा शिक्षित कर दो, ठीक है। तो होगा क्या कि धीरे धीरे वो छन करके नीचे आएगी शिक्षा, और नीचे के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में हो जाएगा। तो इसी को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते थे। इस सिद्धांत का अर्थ था, वही चीज़ लिखा हुआ है कि उच्च वर्ग को ही शिक्षा दे दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जो है जन सामान्य तक पहुंचने लगेगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में पड़ी। वही जब लॉर्ड मैकाले जो है विधि सदस्य बनकर के आते हैं तो एक मैकाले मिनट लेकर के आते हैं, इसको स्मरण पत्र कहा जा रहा है, मैकाले का स्मरण पत्र, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही कुछ स्पेलिंग है, मैकाले MAUCAULAY, ठीक है, मैकाले मिनट, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ी होगा तो देख लीजिएगा। मैकाले मिनट लेकर के ये आते हैं 1835 में, ठीक है, और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है इसी से पड़ती है। मैकाले कहते हैं कि भारतीय रीति रिवाज जो है वो उसके लिए तिरस्कृत शब्द यूज़ करते हैं, और फिर कहते हैं यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे तो भी ये चीज़ें पढ़ी थी। एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सर टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हम टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ हाईलाइट करता रहता हूँ कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ना आपको है, मैं स्किप भी कर सकता हूँ चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं पढ़ करके एक बारी थोड़ा स्टोरी लेकर के आता हूँ। क्योंकि अगर आप देखो, मेरा ये सोचना है कि अगर आप 100 पढ़ोगे एग्ज़ाम के समय में आपके दिमाग में 20, 25, 30 बचेगा, ठीक है। अगर आप 1000 पढ़ोगे तो उसी तरह 250, 300, 400 बचेगा। तो आप 1000 पढ़ने की कोशिश करो ना, आप ज़्यादा मेहनत करो, आप 100 पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर 25 बचेगा। अगर आप 1000 पढ़ोगे तो 250 बचेगा, 250 नहीं भी बच रहा है तो भी 100 बचेगा। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा, नो डाउट पड़ेगा। अब मैं कोई आपको 8000 पन्ने का ग्रंथ तो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो भी 0 फॉन्ट में लिख करके। चलो आगे बात आती है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया जाता है। गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक हैं, पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, 1828 से 35 के बीच में रहते हैं। ये 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव स्वीकृत करते हैं और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लेते हैं। तो यही मैंने बताया कि लॉर्ड मैकाले जो आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इनको लाया जाता है विधि सदस्य बना करके। वो मैकाले मिनट लाते हैं 1835 में, और इन्होंने ये कहा कि उच्च शिक्षा के लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होगी, तो इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी। इसी कारण मैंने बताया कि जो भी आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो गए या हायर एजुकेशन में आपके MSc अगर आप कर रहे हो या फिर BSc कर रहे हो, BSc से ऊपर की बात करो, और फिर आप अगर डॉक्टरी कर रहे हो तो हमेशा आपको टेक्स्ट किस में मिलेंगे, इंग्लिश में ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर इनका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता है। अब धीरे धीरे जो है चीज़ें चेंज होने वाली है। चलिए फिर 1854 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, प्रश्न डायरेक्टली पूछता है। तो 1854 का जो वुड डिस्पैच है वो आता है और चार्ल्स वुड उसके अध्यक्ष होते हैं। उसको आधार बना करके लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, जैसा लंदन विश्वविद्यालय में था उसी तरह ब्रिटिश भारत में, जो यहाँ पर औपनिवेशिक भारत है, वहाँ पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। पहला है कलकत्ता, दूसरा है आपका मद्रास और तीसरा है बम्बई, ठीक है। और ये सब 1857 में ही इसकी नींव पड़ती है। DK कार्वे एक व्यक्ति है जो कि बम्बई में बहुत ज़्यादा महिला शिक्षा को लेकर के और भी महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियाँ हैं, ये विधवाओं के खिलाफ जो कुरीतियाँ हैं, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो DK कार्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना पढ़ रहे थे अभी तक ना, ऐसा समझ लो कि उसमें 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है और अभी DK कार्वे इंपॉर्टेंट है। तो DK कार्वे के प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो मुंबई का है उसकी स्थापना कौन करता है, तो DK कार्वे करते हैं। महाराष्ट्र में जन्मे हैं, समाज सुधारक हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली स्टार्ट करते हैं। क्या है, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली। तो विधवा विवाह पर अगर कोई तरह का प्रतिबंध लगा हुआ है तो उसका निवारण करेंगे, उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, इस तरह की एक मंडली बनाते हैं। पूना में विधवा गृह की स्थापना कब करते हैं, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि पूना में विधवा गृह की स्थापना 1896 में करते हैं। आपको बताना है कि वंदे मातरम सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया, ठीक है, वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया, ईयर आपको बताना है। चलिए फिर एक खुद भी जो है विधवा ब्राह्मणी से विवाह करते हैं ये DK कार्वे महोदय।
1958 में स्वतंत्रता के पश्चात इनको भारत रत्न भी प्रदान किया जाता है। तो डी के कार्वे कितने इंपॉर्टेंट है आपको अब जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आता है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी या डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना के बारे में बात कर रहा है कि मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1880 के साथ पुणे में इसको स्थापित किया गया था और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित हो गई। तो न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ 1880 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी आई थी और 1884 में फाइनली डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है औपचारिक रूप से गठित कर दी गई। इस संस्था के संस्थापकों में वीके चिपलूंकर, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गणेश गोपाल आगरकर और एमबी नामजोशी प्रमुख थे, ठीक है। तो संस्था का नाम याद रख लेंगे, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कॉर्नर से क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह की चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चीज़ें डायरेक्टली घटना चक्र और थोड़ा सा मेरा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, और एक और सोर्स है, जैसे हम लोग कभी कभी उसमें राजीव अहीर के कुछ पोर्शंस को भी शामिल करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो विपिन चंद्रा का थोड़ा बहुत हम लोग उसमें अमलगमेशन करते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है आपको घटना चक्र से डायरेक्टली मिलेंगी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि घटना चक्र की एक एक लाइन कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई है, तो स्किप करने का मतलब है कि आप PYQ स्किप कर रहे हो, ठीक है। और PYQ स्किप करने के बाद कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता PCS का। UPSC का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मे भी थोड़ा डाइवर्सिफाई है उसका, तो कर ले जाओ आप लोग। लेकिन अगर PYQ UP PCS के छोड़ दोगे तो आज भी 70 क्वेश्चन 150 में से डायरेक्टली PYQ होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि राजा की उपाधि इनको अकबर II देते हैं और आधुनिक शिक्षा के सबसे अच्छे प्रचारकों में से एक है। राजा राम मोहन राय कई सारे जैसे संवाद कौमुदी चलाते हैं, मिरातुल अखबार चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। एकाश्वरवादियों के लिए उपहार करके इनकी एक बुक है, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय के बारे में समझिए कि इन्होंने 1817 में डेविड हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, इनके साथ मिलकर के कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ष किए, तो 1817 में किए। कौन कौन था? तो डेविड हेयर थे और अलेक्जेंडर डफ थे। कभी कभी राजा राम मोहन राय का नाम ही नहीं देता है, दे देता है डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की, ठीक। कभी कभी क्या करेगा, राजा राम मोहन राय के साथ केवल अलेक्जेंडर डफ दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों जनी है। अगर किसी एक का नाम नहीं दे रहा है तो उसको अपने पास से रिप्लेस कर लेना है। फिर मेयो कॉलेज की स्थापना होती है 1875 में अजमेर में। लॉर्ड मेयो थे उस समय, मैंने ये भी बताया था आपको, ठीक है। उसके साथ साथ इलाहाबाद में भी हो रही है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा मेरा, ठीक है, जिसमें मैं गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसका आंसर दे दोगे कि इलाहाबाद में स्थापना जो होती है उस कॉलेज का नाम क्या रहता है। वो मेयो से ही रिलेटेड है लेकिन उसका कुछ विशेष नाम है, तो उसका नाम भी अगर आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 में ही हो रही है अलीगढ़ में, ठीक है। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना हो रही है 1824 में। तो तीनों पॉइंट याद रखेंगे। 1875 में आपका मेयो कॉलेज की स्थापना हो रही है अजमेर में। 1875 में ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हो रही है सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ में। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हो रही है। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। तो उस हिसाब से 1915 में, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1915 में क्या करते हैं, हिंदू महासभा बनाते हैं। हिंदू महासभा बनाते हैं। कौन बनाता है? मदन मोहन मालवीय बनाते हैं। और 1916 में इधर उधर से पैसे मांग करके, एक तरह से भिक्षा के रूप में पैसे मांग करके, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, ठीक। असहयोग आंदोलन के समय भी 3-4 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जैसे गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में अलीगढ़ में होती है, बाद में दिल्ली में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ काशी विद्यापीठ की भी स्थापना की जाती है। 1921 और 1920 के दौर में ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है 1916 में स्थापित होता है और इसके कुलपति बन जाते हैं ये, और लगभग 20 वर्षों तक कुलपति, 1919 से लेकर के 1939 तक ये कुलपति के पद पर रहते हैं। बहुत सारे इन्होंने पत्र पत्रिकाएं स्टार्ट की, जैसे कि हिंदुस्तान है, द इंडियन यूनियन है, अभ्युदय है, मर्यादा है इत्यादि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा का विकास, उससे रिलेटेड। एक बार मैं ओरली कुछ चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें लिखने वाली हैं, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, धीरे धीरे बोलूँगा। देखिए,
डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में कुछ और बातें या रिवीजन के माध्यम से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि 1778 में विलियम जोन्स इस्टेब्लिश करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1778 से स्टार्ट हो रहा है, बट एक्चुअल ईयर जो है उसका वो 1784 है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टैब्लिश किया जा रहा है विलियम जोन्स के द्वारा। 1791 में जोनाथन डंकन है जो कि संस्कृत कॉलेज वाराणसी में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम मैं बता रहा हूं आप लोगों को, संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज। ठीक है, लॉर्ड रिचर्ड वेलेज़ली हैं 1800 में, ये फोर्ट विलियम कॉलेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज भी याद रखिएगा 1800 में लॉर्ड वेलेज़ली हैं, ठीक है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फिर डेविड हेयर का नाम भी आता है, उन्होंने बिशप कॉलेज स्टार्ट किया कलकत्ता में 1820 में। तो 1820 में बिशप कॉलेज जो है स्टार्ट किया डेविड हेयर ने। डायरेक्टली इनके बारे में भी पूछा जाता है। फिर राजा राम मोहन राय की बात करो तो वो डेविड हेयर के साथ मिलकर के और जो सर हेड है उनके साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज कोलकाता में स्टैब्लिश की है, जो कि बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जाना चाह रहा है। ये चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर यहाँ पर बताई है। ठीक है ना, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के। ठीक है, फिर आपका अगला जो आता है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में मैंने बताया कि प्रोविज़न था कि 1 लाख रुपए हम लोग खर्चा करेंगे एजुकेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, फिर बेंटिक जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं। वो मैकॉले को लेकर के आते हैं। 1833 का जो एक्ट होता है उसके अंदर मैकॉले आते हैं विधि आयोग के सदस्य बन करके और इंग्लिश में एजुकेशन देने को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर बाद में एक फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है जिसको निस्यंदन सिद्धांत बोला जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसने दिया वो सिद्धांत, तो निस्यंदन सिद्धांत में जहाँ पढ़ाया हूँ एक बारी उसमें एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, निस्यंदन सिद्धांत जो है लॉर्ड ऑकलैंड देते हैं। कौन देता है? लॉर्ड ऑकलैंड। स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, लॉर्ड ऑकलैंड जो है निस्यंदन सिद्धांत का कंसेप्ट देते हैं। फिर मैंने बताया आपको वुड डिस्पैच के बारे में कि वुमेन एजुकेशन को वुड डिस्पैच जो है प्रमोट करता है। सबसे स्टार्टिंग में जो मेरा नोट्स है मैं उसमें थोड़ा सा अमेंड करता हूँ क्योंकि जब ये PDF मिलेगी तो आपको फ़ायदा होगा। वुड डिस्पैच जो है ऐसे समझ जाओ बस, वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये इसके बेसिस पर वुड डिस्पैच के बेसिस पर 1857 में 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रही थी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास की। तो ये चीज़ याद रखना है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। ठीक है ना, 1857 में इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, फिर हंटर कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सपोर्ट किया इसने प्राइमरी एजुकेशन। तो हंटर कमीशन की जब बात आएगी तो प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, विमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट कर रहा है और मुस्लिम को भी। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें और है, विमेन को भी सपोर्ट कर रहा है और मुस्लिम एजुकेशन को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक, फिर बात आती है रेले आयोग की जो कि 1902 में आता है। लॉर्ड कर्जन ने एक मीटिंग बैठाई, उन्हीं के समय में आया हुआ है। 1901 में हायर एजुकेशन के जो लोग थे उन सबको जो है उसमें शामिल किया और जो भी ऑफिसर्स थे उनको भी शामिल किया। ये पैक्ट जो है प्रपोज किया जाता है, शिमला पैक्ट के नाम से इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी कमीशन बनती है, उसी को समझ लो कि जो है रेले कमीशन बोला जाता है। तो यूनिवर्सिटी कमीशन बन रही है, किसकी अगुवाई में? तो थॉमस रेले की अगुवाई में बन रही है। ठीक है, फिर इसमें ऐसे समझ लीजिए कि हिस्ट्री के लिए, हिस्टोरियन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी रेले में ही आया है। ठीक है ना, तो हिस्ट्री और आपका एग्री डिपार्टमेंट जो है इन लोगों के लिए आया है, दोनों लोगों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट आया है। हिस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट इन लोगों के लिए आता है। फिर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है H.W. ऑरेंज। इनका भी नाम आता है कि ये जो एजुकेशन डायरेक्टर या महानिदेशक DG के रूप में उस समय रखे जाते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सैडलर आयोग के बारे में बात करते हैं। तो 2 भारतीय हैं इसमें, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, इनका नाम मैंने आपको बता दिया है। फिर ये जो है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके बेसिस पर डिस्कशन के बाद बनी, जैसे आपका पटना में बनी, मैसूर में बनी, बनारस में बनी, अलीगढ़ में बनी, ढाका में बनी और हैदराबाद में बनी। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई
जो मैंने पॉइंट बोला है मैं शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ। पटना, मैसूर, बनारस, अलीगढ़, ढाका, ठीक है, और आपका हैदराबाद। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये भी मैं एक बार टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी बनी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो वायसराय होगा वो इलेक्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और इसी को जो आपका सैडलर आयोग है उसी को कभी कभी कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर एक चीज़ याद रखना है कि वर्धा योजना आई थी जिसमें गांधी जी का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो गांधी जी जो है वर्धा योजना में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिए थे, ये पॉइंट भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है, फिर उसी तरह से सर्जेंट आती है जिसमें सुपरवाइज़र रहते हैं आपका जॉन सर्जेंट। भारतीय लोक सेवा कौन स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से स्टार्ट किए थे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग गया था 1848 में। इसके बेसिस पर क्या किया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1953 में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? इसी के रिकमेंडेशन पर 1953 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये पूरा जिस्ट मैंने लगभग एक बार ही रिवाइज कर दिया है। अब मुझे आशा है कि क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी प्रश्न करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आता है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो देखिए, प्रेस का विकास ये है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें छापी गई, उसको रिलेट करता है ये। फिर प्रेस के विकास में ये भी देता है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से छप रही है, किसने कौन छाप रहा है। ठीक है, फिर किस तरह से बंद कराई जा रही हैं, जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको किस तरह से बंद कराया जा रहा है, इस पर भी जो है ये प्रकाश डालता है। तो हम ये सब कुछ जो है इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर देता हूँ, जितना पॉइंट ब्रीफ कर पा रहा हूँ, कि सबसे पहले बंगाल गजट एक पत्र है, समाचार पत्र है, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र कहा जा रहा है। कौन उसको स्टार्ट किया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, एक जेम्स हिक्की भी कहा जाता है। तो उन्होंने जो है इसको प्रकाशन किया, उसको स्टार्ट किया 1780 में। ठीक है, फिर 1799 में जब वेलेजली आता है तो समाचार पत्रों पर सेंसर लगा देता है, और फिर धीरे धीरे वो सेंसर बढ़ता रहता है, जैसे पत्रिकाओं, पैम्पलेट और पुस्तकों पर भी लागू कर दिया जाता है। बस मैं ये अभी रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा कवर करूँगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, फिर लॉर्ड हेस्टिंग जब आते हैं, आपको पता होगा कि लॉर्ड हेस्टिंग 1816 में नेपाल के साथ एक सुगौली की संधि हो रही है। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग है, जिनको वॉरेन हेस्टिंग से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों लोग अलग हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, वो इस तरह के जो भी प्रेस के ऊपर लगने वाले पाबंदियां थे उनको हटा दिया गया। 1778 में क्या होता है, लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर का मतलब ये होता है देसी भाषा। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करता है कि देशी भाषा में जो भी समाचार पत्र छप रहे हैं, चूंकि अंग्रेज उसको पढ़ नहीं पाते थे, और अगर 20 समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो सबको रिव्यू करना अंग्रेजों के लिए आसान भी नहीं था। ठीक, तो उन्होंने सोचा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला देते हैं लिटन के टाइम में, कि छपेंगे ही नहीं, छपेंगे इंग्लिश में और वो हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे अगर कुछ भी गलत बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। हालांकि उसको रिपन जो है 1882 में 4 साल बाद रद्द भी कर देता है। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम है, जिसमें जो समाचार पत्र फंसते हैं वो आपके रहते हैं सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ढाका प्रकाश भी उन्हीं का है, भारत मिहिर, सहचर, ये सारे फंसते हैं। ठीक है, सजा किसको मिलती है पत्रकारिता के क्षेत्र में? सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको बीजी तिलक भी कहते हैं, ये सजा पाते हैं। फिर इसी तरह जो है थोड़ी बातें की गई हैं आपके राजा राम मोहन राय के बारे में, जो कि संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद प्रकाशन करते हैं, मिरातुल अखबार। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित करते हैं। अब जो राजा राम मोहन राय हैं वो बहुत बहुभाषी हैं, मतलब उनको फारसी भी आती है, उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, ठीक है, बांग्ला भी आती है, तो एक भाषा इंग्लिश भी आती है, तो बवाल है एकदम, मतलब बहुत सारी भाषाएं आती है, तो हर भाषा में ही कुछ ना कुछ निकाले हुए हैं। ठीक है, इंडियन मिरर बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इसको निकालते थे। ठीक है, फिर गदर पार्टी के बारे में थोड़ी सी बात बताइए कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी जो है, सोहन सिंह भकना और एक दो लोग और हैं, उनके सहयोग से गदर पार्टी इस्टेब्लिश होती है, और बेसिकली वो गदर न्यूज़पेपर निकालते हैं। स्टार्टिंग में निकालते हैं उर्दू में, धीरे धीरे फिर वो गुरुमुखी और अन्य भाषाओं में भी, पख्तून में भी निकलने लगती है। अमृत बाजार पत्रिका
पटा हुआ देखोगे बिल्कुल एग्जामिनेशन में। अमृत बाजार पत्रिका से पता नहीं क्या मोहब्बत है, तो अमृत बाजार पत्रिका के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछता है। शिशिर कुमार घोष, SK घोष जी जो है, घोष बाबू इसको निकालते थे, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए तिलक की दो चीज़ें हैं, जैसे मराठा है और आपका केसरी है, तो ये याद रखना कि मराठा मराठी में नहीं है, ठीक है। इस तरह से याद कर लो कि मराठा जो इनकी पब्लिकेशन थी या पत्रिका थी वो मराठी में नहीं थी, वो थी इंग्लिश में, और जो केसरी थी वो मराठी लैंग्वेज में आती थी, ठीक है। तो संपादन कौन करता है? संपादक का नाम है आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, संध्या युगांतर काल। तो ये समाचार पत्र हैं जो कि क्रांतिकारी आंदोलन की वकालत करते रहते हैं, बहुत बार इनको छापने वाले फंसते भी हैं। सोम प्रकाश के बारे में मैंने बताया है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है इसको स्टार्ट किए थे। अब पिछले कुछ वर्षों से सीधे ईयर पूछ लेता है, किस ईयर में आया, तो 1858 में आया, ठीक है। नील आंदोलन को लेकर के नील दर्पण आता है 1859-60 के आसपास में, दीनबंधु मित्र जो है इसको छापते हैं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी निकालते हैं, ठीक है। कई सारी और भी चीज़ें निकालते हैं, जैसे हरिजन पत्रिका निकालते थे, इंडियन ओपिनियन निकालते थे, ठीक है। ये चीज़ें ये निकालते थे, ठीक। और कई भाषा में निकालते थे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि एन ऑटोबायोग्राफी जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है इनकी, उसका वो एक्चुअल किस लैंग्वेज में है, तो एक्चुअल लैंग्वेज है उसकी आपकी गुजराती, ठीक है। लेकिन उसको ट्रांसलेट किसने किया है, तो उसका नाम है महादेव देसाई। वो बुक जरूर पढ़िए, अच्छी बुक है, ठीक है। तो महादेव देसाई पहले ही पेज पर लिखा हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, और लोग कहते हैं कि मुझे ये कैसे याद होगा। तो राष्ट्रपिता है, आप मानो या मत मानो, बहुत सारे लोग यहाँ पर, मुझे एक दिन कमेंट आया कि नथुराम गोडसे ने अच्छा काम किया था। तो भाई देखो, नथुराम गोडसे के परिवार मतलब छोड़ो, परिवार की बात से छोड़ दो, नथुराम गोडसे जब जीवित थे तो मैं तो जीवित नहीं था, ना ही वो व्यक्ति जीवित था जिसने अभी मेरे पे कमेंट किया था, ठीक है, उस दिन के लेक्चर पर। तो मैं सिर्फ इतनी बातें कह रहा हूँ कि अगर आप उनके आसपास में नहीं रहते थे, अगर उनके भाई बंधु नहीं थे, उनके दोस्त नहीं थे, उनकी कम्युनिटी में शामिल नहीं थे, उन्होंने जो किया उस मानसिकता को नहीं जान रहे हो, ठीक है, और गांधी जी के साथ भी समय नहीं बिताए, फिर भी अगर विश्व बाउ डाउन होता है, अगर झुकता है गांधी के सामने, तो कुछ तो अच्छा किया ही होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कुछ तो अच्छा किया ही होगा। अगर नेल्सन मंडेला पूजे जाते हैं, अगर वो गांधी जी से प्रभावित हैं, ठीक है, तो ठीक है, चलिए वो सब बातें छोड़ दीजिए। किसी को भी बोलने से पहले ये याद रखा करिए कि क्या पर्सनल तौर पर आप जानते हैं या बस सुनी सुनाई बातें आप जान रहे हैं, ठीक है। अगर सुनी सुनाई बातें जान रहे हैं तो अपने मुंह को थोड़ा सा चुप रखिए, ठीक है। चलिए, जब तक किसी व्यक्ति के साथ जानो नहीं, किसी व्यक्ति को पर्सनली मत जानो, तब तक उसके बारे में कोई विचार मत बनाओ, ठीक है। कोई विशेष मतलब, बस मैं एक मानसिकता ठीक करने की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें मतलब ये तो बोलना नहीं चाहिए, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यूट्यूब जो है ना, वो युवाओं का दिमाग खराब कर चुका है। ये विश्वास कर लीजिए कि आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। डायरेक्टली यूट्यूब को नहीं बोलूँगा, सॉरी, डायरेक्टली यूट्यूब को नहीं, बट इस तरह की जो भी चीज़ें। चलो, तो उसके बाद फिर बात आती है नील विद्रोह का शोषण में बताई दिया। हिंदू पैट्रियाट के बारे में पूछता है हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। वंदे मातरम, हरिजन बंधु, हरिजन पत्रिका, ठीक है। अल हिलाल कौन निकालता था, ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अबुल कलाम आज़ाद निकालते थे, ठीक है। और अल बलाग का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत मुकदमा हो गया था। द पीपुल कौन निकालता था, वंदे मातरम और अंग्रेजी सप्ताह, लाला लाजपत राय जी निकालते थे। द पायोनियर कौन निकालता था, ठीक है, तो जॉर्ज एलन ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। छोटा सा है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 20 मिनट से कम लगेगा, हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एक एक नाम जो मैं रिपीट करूँगा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस सुनते जाइएगा। चलिए, आपका काम है सुनना कंसंट्रेशन के साथ। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रकाशन विलियम बोल्ट्स के द्वारा प्रयास किया गया था इसका, लेकिन उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड भेजा, तो बंगाल गजट जो है वो प्रकाशित किया गया 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछता है कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया। लॉर्ड वेलेजली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर क्या लगा रहे हैं, सेंसर लगा रहे हैं। सेंसर मतलब क्या होता है कि हम उसको काट छाट करेंगे, उसको देखेंगे, उसको देखा जाएगा, एक बार एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, जितनी चीज़ें पब्लिश होनी है उतनी चीज़ें पब्लिश होंगी। तो इसको बोलते हैं पत्रेक्षण अधिनियम लगा दिया। युद्धकालीन समाचार पत्रों पर जो है लागू कर दिया गया। 1807 में ये जो अधिनियम है, सेंसर अधिनियम, वो पत्रिकाओं, पैम्फलेट, पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। फाइनली जब लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं 1818 में, तो ये जो सेंसर रहता है उसको हटाते हैं, इस अधिनियम को क्या करते हैं, रद्द करते हैं।
बात करता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, तो रद्द किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में और लागू कब हुआ था 1878 में। क्या करते थे कि जो भी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं उनको अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, ठीक है, उनको बैन कर दिया जाता था। लेकिन जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो दोनों को बराबरी यानी कि समानता दे दी जाती है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एक नाम से और जाना जाता है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ठीक है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम, कभी कभी आपको इंग्लिश में गैगिंग एक्ट या गैग एक्ट के थ्रू भी इसको जाना जाता है, ठीक। फिर आता है इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लो, कि जैसे तुम अगर निकाल रहे हो वो पेपर तो भाई वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा वो मेरे से बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर कराएगा। और कोई भी हम ऐसी सामग्री नहीं छाप सकते जो कि सरकार विरोधी हो, अगर छाप दिए तो क्या हो जाएगा, फिर खेल खत्म, पैसा हजम। कानून का विरोध करोगे तो मुद्रणालय की जमानत हो जाएगी, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, मुद्रणालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको जो है सीधे जब्त कर लेंगे। तो किसके किसके साथ हुआ, सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, भारत मिहिर, सहचर। सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश ये सब किसका है, तो ये है ईश्वरचंद विद्यासागर का। पत्रकारिता के लिए प्रश्न पूछता है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक उनका नाम है। कितने दिन का मिला कारावास, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानिए कि इन्होंने क्या किया कि कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में, उनके जो महाराजा थे उनके प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा कर दी, ठीक है, कि अंग्रेज कोल्हापुर के महाराजा के साथ धृष्टता कर रहे हैं, तो इन्होंने जो है कड़े शब्दों में अंग्रेजों की निंदा कर दी। पूरा मसला ये था, तो इनको क्या किया गया, 4 महीने का कारावास दे दिया गया। तिलक थोड़े बागी स्वभाव के हैं, तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न पूछता है ना जिसमें थोड़ा बागी तेवर दिखाना है तो नाम सीधे डाल दीजिए तिलक, ठीक। फिर कहता है कि 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए 1897 में चापेकर बंधु को उत्तेजित करने वाले, जैसे जो शिवाजी द्वारा अफजल खां का वध संबंधी जो लेख था उसके लिए भी 18 मास का कड़ा जो है इनको कारावास दिया गया। तो इस तरह के जो है भड़काऊ भाषण वाले लेख जो है लिखते रहते थे देशभक्ति के लिए। उत्तरी अमेरिका में एक फ्री हिंदुस्तान स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक फ्री हिंदुस्तान पेपर है उत्तरी अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है वैंकूवर द्वीप से। तो वो अखबार किसने स्टार्ट किया, बहुत बार पूछा हुआ है, तारकनाथ दास ने स्टार्ट किया, ठीक है। किसने स्टार्ट किया, तो तारकनाथ दास, TND या TN दास से याद कर सकते हो। फ्री हिंदुस्तान, वैंकूवर में बैठा हुआ एक व्यक्ति उत्तरी अमेरिका के द्वीप में, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है तारकनाथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, तारकनाथ दास। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया। मैंने बताया ही कि बहुत बहुभाषी थे, पॉलीग्लॉट बोलते हैं शायद, क्या, ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं इनको आती थीं। तो इन्होंने क्या किया, 1821 में, डायरेक्टली पूछेगा आपसे ईयर के साथ, 1821 में बांग्ला साप्ताहिक, साप्ताहिक भी इंपॉर्टेंट है कि साप्ताहिक पत्रिका थी, संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद, दोनों का प्रकाशन जो है स्टार्ट करते हैं। फिर 1 वर्ष पश्चात फारसी भाषा में, देखिए अभी किस में स्टार्ट किया था इन्होंने, बांग्ला में, ठीक, अभी किस में स्टार्ट कर दिया, फारसी भाषा में। एक अन्य समाचार पत्र स्टार्ट कर दिया, इसका नाम है मिरातुल अखबार, जिसको बुद्धि दर्पण बोला जा रहा है, ठीक है, बट मिरातुल अखबार आपको न्यूज़ एग्जाम में देखने को ज़्यादा मिलेगा। इसका भी प्रारंभ कर दिया इन्होंने। फिर इंडियन मिरर एक न्यूज़पेपर है जिसका श्रेय जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर को। देवेंद्र नाथ टैगोर हैं कौन, तो ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर को जो है श्रेय जाता है इंडियन मिरर का 1861 में, और उसके साथ साथ मनमोहन घोष जी भी इनकी सहायता करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो चूंकि ये लोग रहने वाले कलकत्ता के थे तो कलकत्ता से ही इंडियन मिरर स्टार्ट होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मिरर, ठीक। फिर आता है कि भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह सराभा आदि मिलकर के गदर आंदोलन की जो है स्थापना करते हैं। सैन फ्रांसिस्को जगह है जहाँ पर स्थापना होती है, ठीक है, 1913 में, और वहीं पर इनका एक मुखपत्र समाचार साप्ताहिक पत्र है। ये भी चीज़ पूछता है कि जो गदर था वो कैसा पत्र था, डेली बेसिस पर आता था, मंथली आता था या फिर साप्ताहिक था, तो साप्ताहिक पत्र था, नाम था इसका गदर, ठीक है। प्रथम संस्करण इसका आता है 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में। किस लैंग्वेज में आता है, ये बड़ी टिपिकल चीज़ है कि गदर नाम रख रहे हो, मूवी देखोगे तो पंजाबियों की मूवी निकलेगी। स्थापना कौन किया है, तो सोहन सिंह भकना की है, लाला हरदयाल की है। भाषा कौन सी है, तो उर्दू है, ठीक है, पंजाबी नहीं है, गुरुमुखी नहीं है, क्या है, उर्दू है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर है कि 9 दिसंबर 1913 में गुरुमुखी में छपने लगा, तो कुछ दिन बाद जो है उसी वर्ष गुरुमुखी में भी छपना स्टार्ट हुआ। ये पहला 1 नवंबर का है और 1 महीने 8 दिन बाद 9 दिसंबर को
गुरुमुखी में भी छपना स्टार्ट होता है। ये पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित होता है। तो एक मोटी मोटा याद कर लीजिए कि उस समय मराठी फेमस है, ठीक है, मराठी में बहुत सारे अखबार निकल रहे हैं क्योंकि तिलक वहाँ पे लीड कर रहे हैं। गुजराती फेमस है, क्यों गुजराती फेमस है? क्योंकि वहाँ पर गांधी जी हैं, केमछू, तो गुजराती फेमस हो गई। हिंदी और अंग्रेजी तो फेमस ही है क्योंकि आम जनमानस की भाषा है। तो ये चार में सैन फ्रांसिस्को से निकलने वाला ये जो समाचार पत्र है, क्या नाम है उसका? गदर, ठीक है। उसी के नाम पर समझ लो कि पार्टी का भी नाम पड़ा हुआ है, गदर पार्टी, ठीक है। पख्तूनी भाषा में भी इसका एक अंक जो है छपता था। फिर अमृत बाजार पत्रिका भर के पूछा हुआ है, मतलब कि अगर 10 बार प्रश्न आता है ना तो कम से कम 4 या 5 बार अमृत बाजार पत्रिका रहती ही रहती है, इतना जान जाओ। तो अमृत बाजार पत्रिका कौन स्थापित किया, स्टार्ट कौन किया? तो शिशिर कुमार घोष ने स्थापित किया 1868 में कलकत्ता में। आप देखोगे अगर तो भाषाएं क्या है, या तो कलकत्ता में छप रहा है, या तो मराठी में छप रहा है, या तो गुजराती में छप रहा है, या तो हिंदी इंग्लिश में छप रहा है, ठीक है। साउथ के बहुत ज़्यादा नहीं देखोगे कि तेलुगु में छप रहा है, तमिल में छप रहा है, मलयालम में छप रहा है, ऐसा नहीं देखोगे। बंगाल चूंकि केंद्र है तो बंगाल में छपना ही छपना है। तिलक मराठी हैं महाराष्ट्र के, तो वहाँ से छपना ही छपना है। और गांधी जी के बाद गुजराती में भी छपने का पूरा जो है स्टार्टिंग हो गया है। तो ये आपका शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में ही स्टार्ट होती है। 1878 में क्या आता है आपका? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम आता है तो यह करता है रातों रात अंग्रेजी भाषा में बचाने के लिए जो देसी भाषा के जो प्रेस हैं वो रातों रात किस में हो जाते हैं? अंग्रेजी भाषा में अब छापेंगे, इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो इसमें गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1979 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। तो ये भी पूछता है हिंदू पेट्रियाट किसने स्टार्ट किया? तो गिरीश चंद्र घोष ने किया। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है हिंदू पेट्रियाट को ले लिए। तो ये भी चीज़ याद रखना है कि स्टार्टिंग में स्थापना कौन कर रहा है हिंदू पेट्रियाट की? तो गिरीश चंद्र घोष कर रहे हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन गिरीश चंद्र घोष मिलेगा कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियाट और साथ में गिरीश चंद्र घोष पहले स्टैब्लिश किए थे। केसरी और मराठा 1881 से आ रहा है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो मराठा है वो मराठी में नहीं है, यानी कि इंग्लिश में होगा, और केसरी जो है वो आपकी मराठी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी है, तिलक को होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था, ठीक है। तो केसरी किससे रिलेटेड है? केसरी रिलेटेड है आपका होम रूल। होम रूल कौन लेके आया? तो भारत में लेकर के आई आपका श्रीमती एनी बेसेंट या एनी बेसेंट महोदया, ठीक है। ये महाराष्ट्र और कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके साउथ के जितने एरियाज हैं सब में एनी बेसेंट देखती थी, और बाकी क्षेत्रों को, मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्रों को कौन देखता था? तो वो तिलक देते थे आपके होम रूल से रिलेटेड। अच्छा, होम रूल जो आंदोलन चला उसका आप बताओ कि एक्चुअल फाउंडर कौन था, ठीक है। बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। कुछ ए से नाम है और बी से नाम है, तो ए बी से नाम है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि होम रूल जो स्टार्टिंग हुआ उसको कौन स्टार्ट किया। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। केसरी का संपादन जो है, मराठे पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। कौन सा पत्र, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा पत्र पत्रिका होम रूल लीग से रिलेटेड है, तो नाम है उसका केसरी, ठीक है। फिर बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी और उदारवादी नीतियों की आलोचक थी कि उदारवादिता से कुछ नहीं होना है, अपना हक जो है लड़के ही लेना पड़ेगा। संध्या, युगांतर और काल, इन तीन समाचार पत्रों ने किसका जो है क्रांतिकारी आतंकवाद या क्रांतिकारियों की जो है वकालत की। क्या नाम था? संध्या, युगांतर और काल, ठीक है। काल का जो है, काल के जो संपादक हैं वो है आपका, इनका नाम है आपका शिवराम महाजपे परांजपे। तो बस परांजपे नाम याद रखिएगा, परांजपे। और ये क्रांतिकारी आंदोलन को जो है, क्रांतिकारी आतंकवाद को वकालत करता है। सोम प्रकाश क्या है? सोम प्रकाश का पब्लिकेशन होता है 1858 में, उन्होंने बता दिया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी करते हैं। नील आंदोलन के हितों को लेकर के फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी, ठीक है। सोम प्रकाश भी जो है इसका नील आंदोलन का उसी टाइम में हो रहा है ना नील आंदोलन, तो इसका भी समर्थन कर रहा है आपका सोम प्रकाश, ठीक। फिर फ्री प्रेस जनरल करके एक न्यूज़ एजेंसी थी, ठीक। तो अगर पूछेगा क्या थी तो शायद पूछा हो कभी क्वेश्चन कि एक न्यूज़ एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन कौन स्टार्ट करता है? तो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में, जिसके प्रथम संपादक कौन है? मनसुख लाल नज़र। तो ये प्रश्न डायरेक्टली पूछता है कि इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है उसका जो संपादक है, पहला संपादक वो कौन है? तो मनसुख लाल नज़र है, जो कि नटाल कांग्रेस के सचिव थे, ठीक है। नटाल कहाँ पड़ता है? तो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये किसमें किसमें निकलता था? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। तो एक पॉइंट इसमें ये भी याद रखिएगा कि तमिल में भी ये प्रकाशित होता था। यंग इंडिया कौन निकालता है? तो ये भी महात्मा गांधी निकालते हैं। कब से?
1919 7 मई से निकाल रहे हैं। और ये द्विसाप्ताहिक यानी कि फोर्टनाइट के रूप में प्रकाशित होता था, शायद इंग्लिश में भी लिखा हो, बाई वीकली लिखा हुआ है, ठीक है। द्विसाप्ताहिक यानी कि 2 सप्ताह में प्रकाशित हो रहा है यंग इंडिया, ठीक है। आपको बताना है कि न्यू इंडिया न्यूज़पेपर किसका है, ठीक है। फिर प्रारंभिक संस्करण जो है जमनादास द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर द्वारा संपादित किया जाता था। यंग इंडिया के संपादक 1919 अक्टूबर से महात्मा गांधी बनते हैं और ये साप्ताहिक अहमदाबाद से प्रकाशित होने स्टार्ट होता है, ठीक है। होम रूल के सदस्य कौन कौन है, तो एनी बेसेंट के साथ साथ शंकरलाल बैंकर हैं और जमनादास द्वारकादास जी भी होम रूल लीग के सदस्य हैं। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन में काफ़ी काम करते हैं। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने क्या निकाला, हिंदू पेट्रियाट, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की नील आंदोलन जो हुआ उसमें। हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्ष जो है वो गिरीश चंद्र घोष जी ने संपादन इसका किया और बाद में कौन करने लगा, तो आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी जी करने लगे, ठीक है। ये क्या करते थे कि बागान मालिक जो हैं वो जो भी अत्याचार कर रहे हैं उनकी पोल खोलते थे और सताए हुए किसान की सहायता में लगे रहते थे। यानी कि अपने न्यूज़पेपर हिंदू पेट्रियाट में जो बागान मालिक हैं जो अत्याचार करते हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा लेख छापते थे। 1861 में इसके जो संपादक बनते हैं वो क्रिस्टोदास पाल बन जाते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक है वंदे मातरम। डायरेक्टली पूछेगा कि कैसा न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर है, वीकली, तो वीकली न्यूज़पेपर है वंदे मातरम। कौन स्टार्ट किया, तो अरविंद घोष स्टार्ट किए हैं। तो लाल बाल पाल घोष, ये 4 लोग जो है क्रांतिकारी नेता या गरम दल के नेता माने जाएंगे। तो उसमें वंदे मातरम जो है अरविंद घोष संपादित किए हैं। याद रखिएगा ये वंदे मातरम गीत नहीं है, राष्ट्रगीत नहीं है, उसे कंफ्यूज नहीं करना है। वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है जो कि अरविंद घोष निकाल रहे हैं। 1931 में दरभंगा में महाराज है वहाँ के कामेश्वर सिंह, वो द इंडियन नेशन की स्थापना करते हैं। इसका प्रकाशन पटना से स्टार्ट होता था, मतलब होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश भामिनी के संपादक कौन है, रामकृष्ण पिल्लई, नाम याद रखिएगा। देखिए चूंकि इसमें जो भी न्यूज़पेपर्स है ना उनका कुछ गिना चुना है कि 25 न्यूज़पेपर है, उसको आपको याद करना है। तो 25 न्यूज़पेपर का टारगेट बना करके उसको रट के याद कर लो, अपने दोस्तों के साथ मिलकर याद कर लो, खुद याद कर लो, याद करके लिख लो, जैसे भी याद कर लो, बट उसको याद कर लो, ठीक है। बार बार लेक्चर सुन लो, जितना भी है कुछ भी करके 25 न्यूज़पेपर याद करने हैं। इसका एक मैं शॉर्ट नोट भी आपको अलग से इसके अलावा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर रामकृष्ण पिल्लई का जन्म दिया हुआ है, कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। गांधी जी का साप्ताहिक समाचार पत्र जो हरिजन है वो अंग्रेजी में आता है, और हरिजन बंधु किस में आता है, गुजराती में, और हरिजन सेवक किस में आता है, हिंदी में। तो 2 चीज़ें हैं, हरिजन है अंग्रेजी में आएगा, ठीक। हरिजन बंधु है तो अपने भाई बंधु के लिए लिखे हुए हैं, गुजरातियों के लिए लिखे हुए हैं, तो हरिजन बंधु ऐसे याद कर लो कि गुजराती में है। और हरिजन सेवक यानी कि पूरे देश की सेवा करने के लिए लिखे हुए हैं, तो हरिजन सेवक हिंदी में आता है। हरिजन का जो प्रथम अंक आ रहा है वो 1933 को पूना में प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है, 11 फरवरी से। फिर जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बंबई की एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कब स्टार्ट किया, तो जुलाई 1924 में। किसने स्टार्ट किया, भीमराव अम्बेडकर जी ने। कहाँ पर स्टार्ट किया, तो बंबई में स्टार्ट किया। नाम क्या है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है। इसका उद्देश्य क्या है, जो भी अनटचेबिलिटी है, ठीक है, उनका नैतिक यानी कि मोरल और उनका भौतिक उन्नति करना। इन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत भी आरंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद की बात आती है तो 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्र है अल हिलाल, उसका प्रकाशन स्टार्ट करते हैं, और अल बलाग का भी प्रकाशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन स्टार्ट करता है, तो अबुल कलाम आज़ाद जी स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध जो है लगा दिया गया था। तो अल हिलाल में कब प्रतिबंध लगाया गया, तो वर्ष 1914 में अल हिलाल पे प्रतिबंध लगा दिया गया। लाला लाजपत राय एक उर्दू दैनिक निकालते हैं वंदे मातरम। अब जो इससे पहले निकल रहा था वंदे मातरम, ठीक है, जो कि अरविंद घोष निकाल रहे थे, उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये उर्दू दैनिक है, ठीक है। तो उर्दू दैनिक है वंदे मातरम, जो लाला लाजपत राय जी लाहौर से निकालते हैं, और एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र भी निकालते हैं, इसका नाम है द पीपल, ठीक। फिर कहता है कि इसके पहले वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ इलाहाबाद में जॉर्ज एलन ने किया। तो द पायनियर अभी भी छपता है। कौन स्टार्ट किया था, इलाहाबाद से जॉर्ज एलन किए थे 1865 में, ठीक है। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार निकाला जाता था जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा, ठीक है, लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। रफ़ी अहमद किदवई कहाँ के थे, यूपी के ही थे, और जवाहरलाल नेहरू भी आप जान ही रहे हैं कि आनंद भवन इनका इलाहाबाद में ही स्थित था, ठीक है। तो ये दोनों जो लोग जो है मिलकर के कौमी आवाज़ नामक एक उर्दू अखबार निकालते थे। कब निकालते थे, 1945 में, यानी कि
जब देश आज़ाद होने वाला था उसके आसपास ये निकालते थे। राष्ट्र गुफ्तार कौन निकालता था? दादा भाई नौरोजी निकालते थे। कई बार पूछा गया है कि राष्ट्र गुफ्तार जो है ये न्यूज़पेपर कौन निकालता था? तो दादा भाई नौरोजी निकालते थे। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। ठीक, कॉमनवेल बहुत फेमस है, कई बार पूछा हुआ है, मद्रास से प्रकाशित था। संपादिका कौन थी? एनी बेसेंट। तो आज हम लोगों ने मोटी मोटा बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। जैसे अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी 1851 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष 1853 में जो है स्टार्ट हुआ, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसको निकालने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर 1862 में कलकत्ता से स्टार्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका बंग दर्शन आता है बंगला में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसको निकालते हैं। बंग दूत आता है, राजा राम मोहन राय निकालते हैं द्वारकानाथ टैगोर के साथ। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, 1780 में आया था, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। कभी कभी द इंडिया गजट भी पूछ लेता है, जो कि विवियन डेरोजियो ने निकाला था। ठीक है, ये भी 1780 से ही निकला, कलकत्ता से ही। ठीक, तो दोनों में थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आप देखोगे कि द हिंदू के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, और कब स्टार्ट किया था। ठीक, तो एक काम आपके लिए दे दे रहा हूँ, मैं इतना बता दे रहा हूँ कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश में ही स्टार्ट हुआ था और वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक, 1878 में स्टार्ट हुआ था। आपको बताना है कि किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, द ट्रिब्यून किसने स्टार्ट किया था। दो आपको काम भी दे दे रहा हूँ, दो काम। पहला है कि द हिंदू किसने और कब स्टार्ट किया, और द ट्रिब्यून किसने और कब स्टार्ट किया। आपको पता होगा कि दोनों न्यूज़पेपर जिंदा है। द हिंदू तो आज भी सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध कह सकते हो कि न्यूज़पेपर्स में से एक है। यहाँ पर 56 मिनट का लेक्चर है। आशा करता हूँ कि दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिल गया हो तो अच्छी बात है, नहीं मिला हो तो मैं टेक्निकल टीम को आज ही बोल दूंगा फिर से। ठीक है, तो 7 लेक्चर का वो नोट्स मिलेगा। अब से जो है 15-16 लेक्चर के बाद ही नोट्स मिलेगा। ठीक है, तब तक लेक्चर प्रॉपरली करते रहिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मैं आप लोग का जो है धन्यवाद करता हूँ। आप अपने जीवन के लिए थोड़े सीरियस है, ये चीज़ें किसी भी टीचर को, मतलब चाहे मैं हूँ या किसी चैनल पर कोई भी हो, ठीक है, उनको बहुत खुशी देती है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको बच्चे, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। और सच बता रहा हूँ कि अगर 108 दिन की सीरीज़ आपने फॉलो कर ली ना, आप खुद देखोगे कि अगर आप 50 क्वेश्चन पे रुक जाते थे तो आपके क्वेश्चन खुद से 90 के नज़दीक आ जाएंगे। आप खुद से देखना, अगर थोड़ा एफर्ट और मार दिया ना तो क्वालिफाई हो जाओगे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में ये सोचना पड़े कि ये वाला लेक्चरवा बच गया था, उस नाते मेरा नहीं हो पाया। तो कम से कम लेक्चर कंप्लीट करिए, जितने भी हैंडआउट्स दिए जा रहे हैं उसको पढ़िए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जब भी हैंडआउट्स आपको मिल रहे हैं और 2-4 लोग जब अगर समान लेक्चर देख रहे हो, जैसे मान लो कि कोई दिल्ली में रह रहा है या लखनऊ में रह रहा है या गोरखपुर में रह रहा है हॉस्टल में, ठीक है, जिसको ये लेक्चर मिल रहे होंगे, ठीक, तो अगर लड़कियां हैं, 4-5 लड़कियां एक रूम में रह रही हैं या 2-3 लड़के एक रूम में रह रहे हैं, जो भी जैसा भी रह रहा है, तो कोशिश करो ना कि सब लोग सेम हैंडआउट्स निकालो। जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब लोग एक साथ देखो या अलग अलग देखो, हैंडआउट्स निकालो, सब लोग शेयर करके एक हैंडआउट निकालो और आपस में पूछना स्टार्ट करो, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव पूछना स्टार्ट करो। आप देखोगे कि प्रिपरेशन इतनी बूस्ट हो जाएगी ना। और कहीं भी जैसे सपोज करो बर्गर किंग में खाने गए हो शाम में, ठीक, या डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो हाँ, एक छोटी सी स्लिप बना करके रखो, एक छोटा सा जो कागज़ आता है ना, आप खरीद लोगे, वो स्टिकी नोट्स और वो सारे नोट वाले कागज़ एक साथ मिलते हैं, कलरफुल होते हैं, उसको रखो और इस पर जो है ईयर ऐसे ऐसे लिख करके रखा हुआ है, ठीक है, जैसे पत्र पत्रिका के ईयर लिखे के रखे हुए हैं, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उसको लिख करके रखा हुआ है। आपस में वहाँ भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, पिज़्ज़ा खा लो, आराम से मूवी देख लो, बीच में ब्रेक हुआ 4-5 क्वेश्चन कर लिया। जैसे पढ़ाई को ना हेक्टिक मत बनाओ यार, पढ़ाई को लाइफ के साथ एंजॉय करो, और ये एंजॉय करने वाली चीज़ है, ठीक है। हेक्टिक बना लिया कि नहीं नहीं याद नहीं, अरे याद किसी को नहीं होता है, 2-4 बार रिवाइज करना ही करना पड़ेगा। चलो ऐसा करते हैं, धन्यवाद।